Point H. Repeat the selection and reallocation procedure till all z minus c is less than equal to 0 for maximization objective and all z minus c is greater than equal to 0 for minimization objective. यही चीज़ मैक्सिमाइजेशन के लिए जब तक NER सारे के सारे हमारे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाते, कंटिन्यूसली यू विल हैव टू रिपीट दीज टेबल्स. जब तक मिनिमाइजेशन के लिए सारे NERs ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाते, अगेन यू विल हैव टू रिपीट दीज टेबल्स. एक के बाद एक आपको बनाते जाना पड़ेगा. नेक्स्ट, पॉइंट्स टू बी नोटेड. प्रोग्राम एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म अ यूनिट मैट्रिक्स बट नीड नॉट बी एडजेसेंट. प्रोग्राम वेरिएबल्स हमने इसमें तो चेक किया कि यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें भी देखें S1 एंड X आर द प्रोग्राम वेरिएबल्स. S1 देखो 1 0, X इज 0 1. ज़रूरी नहीं है कि दोनों एडजेसेंट हो, साथ साथ ही हमें मिले, मैट्रिक्स पूरा लगा हुआ ही मिले. इग्नोरिंग ऑल द अदर थिंग्स हमें यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा. ऑलवेज द प्रोग्राम वेरिएबल्स विल फॉर्म अ यूनिट मैट्रिक्स. नहीं हो रहा है अगर कुछ गलती की है आप. नेक्स्ट, इन एवरी टेबल फॉर ऑल प्रोग्राम वेरिएबल्स NER इज इक्वल टू z माइनस सी इज इक्वल टू 0. हर एक टेबल में प्रोग्राम वेरिएबल्स के लिए यू विल गेट द NER एज 0. देखें ओवर हियर द प्रोग्राम वेरिएबल्स वर S1 एंड A1. देखो S1 का NER इज 0, A1 का NER इज 0. सेकेंड वाले टेबल में भी चेक करें, प्रोग्राम वेरिएबल्स वर S1 एंड X. S1 का NER इज 0, X का NER इज ऑल्सो 0. प्रोग्राम वेरिएबल्स का हमेशा NER विल बी 0. देन रिटेन फ्रैक्शंस इन ऑल कंप्यूटेशंस. डेसिमल पे मत जाना, फ्रैक्शंस में ही कंप्यूट करते रहना. राउंडिंग ऑफ वगैरह को हम नहीं कंसिडर करते इधर. एडिशनल प्रोसीजर्स फॉर मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया वो मैक्सिमाइजेशन को लेकर हमने कंसिडर किया. एग्जाम में भी 90% टाइम्स मैक्सिमाइजेशन ही आता है. मैक्सिमाइजेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन मिनिमाइजेशन. कभी कभार मिनिमाइजेशन अगर आता है तो उसमें आप क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करोगे. ए, इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल्स, द कॉन्स्टेंट फंक्शन आर टू बी रीरिटन एंड कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटीज. जनरली हमने देखा कि अगर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है द सिंबल्स आर लेस देन इक्वल टू, तो हम स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं. वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे ही जगह पर स्लैक ही इंट्रोड्यूस होगा. अभी हमने जो एग्जांपल लिया, मैक्सिमाइजेशन होने के बाद भी एक में हमने स्लैक इंट्रोड्यूस किया, एक जगह हमने सरप्लस इंट्रोड्यूस किया. एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों तरह का इंट्रोडक्शन नहीं होता. कभी कभार रहता है, मोस्टली नहीं होता. ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन होगा तो सारे कॉन्स्टेंट्स आपके लेस देन इक्वल टू वाले होंगे. यू विल हैव ओनली स्लैक वेरिएबल्स. कभी कभार आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही नहीं, हो सकता है, इसीलिए हमने पढ़ा है. अगर होता है तो कैसे होता है. ये पॉइंट एडिशनली वो इसलिए दे रहे हैं कि अगर मिनिमाइजेशन है तो स्लैक नहीं सरप्लस तो होगा ही होगा. यू विल ऑलवेज हैव सरप्लस. मैक्सिमाइजेशन में भले ही सरप्लस नहीं हो चल जाएगा, पर मिनिमाइजेशन है तो मतलब एक सिंबल कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होगा. इसका मतलब एक जगह सरप्लस वेरिएबल होना ही है. B. However, since surplus variables when introduced as initial program violate the non-negativity assumption, artificial variables m of heavy cost close to infinity are introduced and the constants and objective functions are rewritten. बोला गया है सरप्लस वेरिएबल के साथ जब भी आप सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते ही हो, क्योंकि इनिशियल प्रोग्राम जो हमारा होता है इनिशियल सिंप्लेक्स, उसमें अगर हम सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनता है. वी हैव नेगेटिव इन द मैट्रिक्स. उसके लिए हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है. उस आर्टिफिशियल वेरिएबल का बोला है द कॉस्ट शैल बी m. जो कॉस्ट होगा उसका दैट विल बी m विच विल बी वेरी क्लोज टू इन्फिनिटी. ओके, हम यहाँ पर क्यों, जब मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है हमारा तो हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, -m, वो भी देख लो.
लॉजिक समझोगे तो शायद याद रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, -m या +m. दिस m रिप्रेजेंट्स कॉस्ट एंड द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन. मैक्सिमाइजेशन मतलब दिस इंटायर रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट. प्रॉफिट कब आता है? आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट. हमने कल ही LPPs करे हैं जिनमें हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते थे फ्रॉम कंट्रीब्यूशन टू गेट द प्रॉफिट. जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता था, वी राइट मैक्सिमाइज z इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. करेक्ट? उसी से हमें प्रॉफिट मिलता है. तो यहाँ पर भी अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें कॉस्ट को लेस करना है. दिस रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट m विच इज अप टू इंफिनिटी. हम इसको इंफिनिटी के जितना कॉस्ट दे रहे हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को. क्यों इंफिनिटी के जितना दे रहे हैं? ज़्यादा कॉस्ट देंगे तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है ना हमारे सिलेक्शंस में. सो व्हेन वी विल पुट m कॉस्ट ओवर देयर, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. इन्फिनिटी तक है उसका कॉस्ट, तो हमारे स्टेप्स तो मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट करते हैं हर जगह, तो ये सिलेक्ट होगा ही नहीं. ओके और इसको लेस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रॉफिट को सिग्निफाई कर रहा है. यहीं पर अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन होता, मिनिमाइजेशन में जो z होता है दैट रिप्रेजेंट्स योर कॉस्ट. देयर यू से मिनिमाइज कॉस्ट, वो जो z है वो टोटल कॉस्ट ही है, तो हम इस कॉस्ट को भी वहाँ पर ऐड कर देते हैं, लेस नहीं करते. आया समझ में? सो देयर इज लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम QT में भी लॉजिक समझ सकते हैं. एक एक्सटेंट के बाद हम वो लॉजिक समझने की कोशिश भी नहीं करते. वाई? बिकॉज देन दे आर मोर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक्स, जिनको समझने जाएंगे हमारा एग्जाम भी निकल जाएगा. इसलिए हम एक एक्सटेंट तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. बट जो छोटे छोटे लॉजिक्स हैं विच कैन हेल्प यू रिमेंबर द थिंग्स, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड देम इंस्टेड ऑफ सिर्फ मगिंग अप. इसको अगर याद रखने जाओगे ना, मैक्सिमाइजेशन में नेगेटिव रखना है, मिनिमाइजेशन में पॉजिटिव रखना है, कंफ्यूजन होगा. इट्स बेटर अगर आप समझ सको तो आप तुरंत वहीं पर ही सोच के और उसको पुट इन कर सकते हो अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो. नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट. इनिशियल प्रोग्राम इज कमेंस्ड यूजिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ओनली सिंस इट सैटिस्फाइज द यूनिट मैट्रिक्स कंडीशन. सरप्लस वेरिएबल्स को हम यूज नहीं करते हैं. आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ही आता है हमारे सिंप्लेक्स में, सरप्लस कभी भी नहीं आता क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन आर्टिफिशियल फुलफिल करता है. डी, an artificial variable once eliminated will be removed and will not re-enter the simplex table in the subsequent iterations. आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार अगर एलिमिनेट हो गया, एक बार अगर हमने आउटगोइंग इसको बना दिया, तो ये पूरी तरह से हम टेबल में से हटा देते हैं, पूरी तरह से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं. अगली बार ये आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा ही नहीं. ओनली आर्टिफिशियल. स्लैग के लिए हम ऐसा नहीं करते. स्लैग दोबारा से रिपीट भी हो सकता है इटरेशंस में, आर्टिफिशियल नहीं हो सकता. इफ आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट इन ऑप्टिमल टेबल, जो लास्ट टेबल आया है विच इज ऑप्टिमल, अगर उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल है, द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. देयर इज नो फीजिबल सोल्यूशन इन दैट केस. अगर उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल रह गया तो इसका मतलब कोई फीजिबल सोल्यूशन नहीं है. There is no possible solution for that question. Clear है? The entire simplex. एक बार सारे steps शुरू से पढ़ लो ध्यान से and relate this with whatever we have done. किसी भी step में कहीं भी कोई doubt हो, ask it. Question number 11th. You are given the following linear program. Introduce appropriate variables and restate the problem to set up the simplex table. Do not attempt further solution. सिर्फ इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आपको सेटअप करना है, केवल फर्स्ट वाला सिंप्लेक्स टेबल बना के बताना है आपको. मैक्सिमाइज, आपको ऑब्जेक्टिव दिया है मैक्सिमाइजेशन. यू हैव 4 वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड x4. सब्जेक्ट टू, देन यू हैव कॉन्स्ट्रेंट्स. फर्स्ट वाला जो कॉन्स्टेंट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड इज लेस देन इक्वल टू, थर्ड इज एन इक्वालिटी. थर्ड में कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, इट्स इक्वल, इक्वालिटी वाला साइन है. देन इट इज नॉन नेगेटिविटी असम्पशन. सो इफ वी राइट द LPP,
गिवन LPP इज टू मैक्सिमाइज 8x1 plus 4x2 minus 3x3 plus 10x4. Subject to two x1 minus x2 plus x3 plus 2x4. This is greater than equal to 40. When the objective is maximization, हमने पढ़ा है कि एक कम से कम लेस देन इक्वल टू वाला कांस्टेंट होना चाहिए. ये वाला तो ग्रेटर देन है, बट सेकेंड वाला वी हैव द लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट 3x1 माइनस x3 प्लस x4 लेस देन इक्वल टू 90. तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो जाती है. थर्ड इज एन इक्वालिटी. थर्ड जो दिया हुआ है दैट इज एन इक्वालिटी. इट्स 2x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 60. हमने जो भी वेरिएबल्स पढ़े हैं स्लैश, सरप्लस, आर्टिफिशियल, वो सब तो लेस देन या ग्रेटर देन के लिए है. देयर इज नो वेरिएबल वी हैव रेड फॉर इक्वालिटी सिंबल्स. इक्वली है ना. वेरिएबल हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? स्लैश, सरप्लस फुलफिल करने के लिए जो गैप है. अगर लेस देन है तो हम स्लैक इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेटर देन है तो हम सरप्लस इंट्रोड्यूस करते हैं टू मेक देम इक्वल. यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है. लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते, कोई भी वेरिएबल अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कॉन्स्टेंट है, वो हमारे टेबल में ही नहीं आएगा. क्योंकि सिंप्लेक्स टेबल में तो हम ये वाले वेरिएबल्स लेंगे ही नहीं ना. x1 x2 x3 x4 जो प्रोग्राम वेरिएबल्स होंगे वो तो सिर्फ स्लैक या आर्टिफिशियल होते हैं. अगर हम उनमें से कोई भी वेरिएबल यहाँ पर पुट नहीं करते तो ये इक्वेशन तो हम टेबल में से मिस कर देंगे. मतलब ये वाला कांस्टेंट, ये कंडीशन कंसिडर ही नहीं की जाएगी. जो सोल्यूशन आएगा वो इस कंसिडर को छोड़ कर आएगा, इस कंडीशन को इग्नोर करके आएगा, विच वुड बी रॉन्ग. सो व्हाट वी डू इज, ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है, हम इस इक्वेशन को दो इन इक्वेशंस में डिवाइड कर लेते हैं. ये जो इक्वेशन दी है हम इसको दो इन इक्वेशंस में डिवाइड करते हैं. दो इन इक्वेशन मतलब वील राइट इट एज 2x1 प्लस x2 प्लस x4 इज लेस देन इक्वल टू 60. इक्वल टू का सिंबल भी है, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए. प्लस 2x1 प्लस x2 प्लस x4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ये कंडीशन भी फुलफिल हो जानी चाहिए. ये दो अलग अलग कंडीशंस हमने डाल दी. इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशन वी हैव नाउ इंसर्टेड बोथ ऑफ दीज कंडीशंस. और हमें मालूम है सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सारी कंडीशंस फुलफिल हो, ये भी फुलफिल हो, ये भी फुलफिल हो. देयर इज ओनली वन पॉइंट जहाँ पर ये फुलफिल हो, जब ये इक्वल होगा. करेक्ट. तो मैं इस एक इक्वेशन को दो इन इक्वेशंस के हिसाब से भी लिख सकती हूँ. इस तरह से भी इनको लिखा जा सकता है. इसका मीनिंग सेम है. ये दोनों सिर्फ इसी पॉइंट पर ही फुलफिल हो सकती हैं. सो वेरेवर वी गेट एन इक्वेशन, हम उसको स्प्लिट करेंगे इन टू इन इक्वेशंस सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स और हम उससे टेबल बना पाए. ओके. So we have these two inequations instead of this one equation. इसके बाद तो there is just the non-negativity जो simplex में हमारे लिए irrelevant है. Now we will write the revised LPP. Objective हम लास्ट में लिखेंगे. पहले हम constraints में variables put करेंगे. फर्स्ट कॉन्स्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, और सरप्लस के साथ आर्टिफिशियल तो आएगा ही. सो वील हैव 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 2x4 माइनस s1 विच इज सरप्लस. माइनस में मतलब ये सरप्लस वेरिएबल प्लस a1 आर्टिफिशियल. दिस शुड बी इक्वल टू 40. सेकेंड कांस्टेंट है लेस देन इक्वल टू. लेस देन है तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे स्लैक वेरिएबल प्लस s2. दिस शुड बी इक्वल टू 90. थर्ड है हमारा अगेन लेस देन इक्वल टू वाला कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी स्लैक इंट्रोड्यूस होगा.
2x1 plus x2 plus x4 plus s3 is equal to 60. Then fourth, it's again greater than equal to. So we'll have surplus and artificial. 2x1 plus x2 plus x4 minus s4 plus a2 is equal to 60. Okay, ये हो गए हमारे चारों constraints. Now we'll revise the objective based on all these variables. सारे variables अब हम objective function में लेंगे. So इतना तो रहेगा ही objective. Maximize 8x1 plus 4x2 minus 3x3 plus 10x4. इसके बाद हमारे जो surplus और slack variables है वो सारे आएंगे. So it will be plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4. Then we have these two artificial variables. और ये ऑब्जेक्टिव हमारा मैक्सिमाइजेशन है, मतलब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे. तो वी विल राइट माइनस एम ए वन एंड माइनस एम ए टू. ओके, ये तो हुआ सिर्फ रिवाइज्ड एलपीपी. अब इससे हमें बनाना है इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल. सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट आप जो भी बुक्स में देखोगे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है. कुछ कॉलम अगर हम फिक्स्ड रेशियो इधर लिख रहे हैं, कभी कभी फिक्स्ड रेशियो नीचे लाइन में या पैराग्राफ में कैलकुलेट करके लिखते हैं ऑथर्स. कभी कभी दे यूज इट इन द राइट हैंड कॉलम. कॉलम्स कैन बी चेंज, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. क्वांटिटी और वेरिएबल्स आर फिक्स. बाकी रिप्लेसमेंट रेशियो, फिक्स्ड रेशियो, ये सब वो लोग कभी कभी नीचे पैराग्राफ में भी लिख देते हैं. स्पेशली प्रैक्टिस मैनुअल में अगर देखोगे कंफ्यूजिंग होता है वो. इट्स बेटर टू गो फॉर दिस टैबुलेटेड. हर एक चीज़ हमें इजीली समझ आती है कौन सी किस रो से किस कॉलम से रिलेटेड है. फिक्स्ड रेशियो, प्रोग्राम, मैक्सिमाइजेशन है तो वील हैव प्रॉफिट, क्वांटिटी, variables. Now what all variables we have? x1, x2. इनिशियल में तो सारी variables आएंगे. x3, x4, s1, s2, s3, s4, a1 and a2. All these variables will come. ये जो थर्ड वाला है equal to 60. हाँ, उसमें एक साथ हम लोग प्लस s3 माइनस s3 एंड प्लस a2 नहीं ले सकते. तो फिर आप यहाँ पर क्या लोगे प्रोग्राम में? स्लैक लोगे या फिर आर्टिफिशियल लोगे? आप स्लैक और सरप्लस दोनों को एक साथ एक ही इक्वेशन में मर्ज कर रहे हो ना. तो मतलब आप इसकी जगह बोल रहे हो यू विल कंबाइन इट एंड यू विल राइट 2x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस s3 विच इज स्लैक माइनस s4 विच इज सरप्लस प्लस a2 विच इज आर्टिफिशियल. अब प्रोग्राम वेरिएबल में आप इस एक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव क्या लोगे? स्लैक लोगे या आर्टिफिशियल लोगे? दोनों तो नहीं लोगे. ओके, these will be the variables and then we'll have replacement ratio. सबसे पहले हम फिल करते हैं प्रोग्राम वेरिएबल्स. प्रोग्राम वेरिएबल्स में हर एक कांस्टेंट में से स्लैक या आर्टिफिशियल यहाँ पर आएगा. पहला जो कांस्टेंट है उसमें वी हैव सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, तो पहले कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल. सेकेंड कांस्टेंट में वी हैव अ स्लैक वेरिएबल s2. थर्ड में अगेन वी हैव अ स्लैक वेरिएबल s3. फोर्थ में वी हैव सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, तो वील हैव artificial a4. Then we fill up profit figures. प्रॉफिट में आता है हमारा z जो ऑब्जेक्टिव है उसके कोएफिशिएंट.
सॉरी, प्रॉफिट में आता है इसके कोएफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव के विच आर गिविंग द प्रॉफिट पर यूनिट्स. A1 का कोएफिशिएंट इज -m, S2 का कोएफिशिएंट 0, S3 का कोएफिशिएंट 0 एंड A2 का कोएफिशिएंट अगेन -m. देन क्वांटिटी में वी हैव द RHS. राइट हैंड साइड में जो भी हमारी फिगर्स हैं वो हमारी क्वांटिटीज होती है. सो वील हैव 40, 90, 60, 60. ओके, देन वी हैव ऑल द वेरिएबल्स. तो हर एक कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स अब हम यहाँ पर फुल करेंगे इन द वेरिएबल्स कॉलम. सबसे पहला फर्स्ट वाला कांस्टेंट. फर्स्ट कांस्टेंट में x1 का कोएफिशिएंट इज 2, x2 का -1, x3 का 1, x4 का 2, s1 का -1, s2 0, s3 0, s4 0, a1 का 1 एंड a2 0. सेकेंड कांस्टेंट x1 का कोएफिशिएंट 3, x2 0, x3 -1, x4 1, s1 0, s2 1, s3 0, s4 0, a1 0, a2 0. Then थर्ड कांस्टेंट में x is 2, x1 is 2, x2 is 1, x3 0, x4 1, s1 0, s2 0, s3 1, बाकी का सब 0. फोर्थ कांस्टेंट अगेन x1 2, x2 1, x3 0, x4 1, s1 s2 s3 all 0, s4 1 -1, a1 0 and a2 1. Okay, then we write the z row. जब इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बोला है तो मतलब आपको इनिशियल वाला पूरा कैलकुलेशन करना है. फिक्स्ड रेशियो तक आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है. पूरा टेबल कंप्लीट यू हैव टू फॉर्म. z में आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव के कोएफिशिएंट्स. सो x1 इज 8, x2 is 4, x3 -3, x4 is 10, then s1 s2 s3 s4 all zeros, a1 a2 -m. Then we have c. c is the summation of profit into the respective figures. तो ये दोनों से तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0 ओनली. इन दोनों से हमें हर एक फिगर को मल्टीप्लाई करके उनका सम देखना है. -m इंटू 2 -2m प्लस -m इंटू 2 -2m अगेन -4m, -m इंटू -m प्लस m प्लस -m इंटू 1 -m. तो +m -m 0, -m इंटू 1 -m into 0 is 0, so we'll have -m. -m into 2 -2m plus -1m -3m. m plus 0, then 0 plus 0. Again दोनों 0 है तो 0, then 0 -m इंटू -1 प्लस m. इनको हम ऐड कर रहे हैं ना. सो 0 प्लस -m इंटू -1 दैट इज +m. देन 1 इंटू -m, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -m. एनी डाउट्स? NER which is equal to z minus c. So this will be 8 minus 4m, 8 plus 4m, 4 minus 0 4, -3 minus m, m minus 3, 10 minus 3, तो 10 plus 6m, 0 minus m, sorry 3m, 0 0 minus m, 0 and 0. Okay.
इनमें से नाउ सिंस द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन वी शैल सिलेक्ट द हाईएस्ट पॉजिटिव. विच इज द हाईएस्ट पॉजिटिव? जिसमें इन्फिनिटी सबसे ज्यादा हो. ये तो कुछ भी नहीं होगा. दिस इज 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 3. सो दिस शुड बी द हाईएस्ट. ये होगा हमारा की कॉलम. सो our decision will be in x1. next table में x1 will be the incoming variable. Then based on this decision we will now find the replacement ratio, which is quantity divided by key column element. Quantity divided by key column element. 40 divided by 2, 20. 90 divided by 3, 30. 60 divided by 2, 30. 60 divided by 2, 30. Among these we will select the minimum non-negative. Minimum non-negative is this one. So this will be our key row. This being the pivot element, the junction of key column and the key row. 2 will be the pivot element. Now we will compute fixed ratio. Fixed ratio of key row we do not find out. Fixed ratio हम क्यों निकालते हैं? ताकि subsequent tables हम fill कर पाए. Okay? की रो क्या जो हम फिलिंग करते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल इज डिफरेंट, जहाँ फिक्स रेशियो यूज नहीं होता. नॉन की रोज में वी यूज द फिक्स रेशियो. फिक्स रेशियो कैसे निकलता है? इट्स की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय पाइवट एलिमेंट. ऐसे ही निकलता है. सेकेंड वाली जो नॉन की रोज है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सब का हम फिक्स रेशियो निकालेंगे. की कॉलम एलिमेंट इज 3 डिवाइड बाय पाइवट एलिमेंट इज 2. 3 by 2. 2 divide by 2, 1. 2 divide by 2, 1. Yeah, the outgoing variable will be A1. The key row variable. Okay? So, इतना ही करना है. Subsequent tables हमें नहीं बनाने. लिख लो. And then try the 12th one.